हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान। और यह क्वेश्चन आंसर आपके लिए काफी हेल्पफुल है और एग्जाम में इससे आपकी काफी हेल्प मिलने वाली है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में इन्हीं में से ही पेपर आएगा। चलिए देर न करते हुए हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ये हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके का पैटर्न रहेगा, वो सारा इसमें समझाया गया है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इस तरीके से ऑप्शन आएंगे आपके क 1750 में, ख 1660 में, ग 1570 में, ख 1450 में। तो इसमें से कोई एक आपका आंसर सही है जो आपको चूज करना है। तो देखिए इसमें हमें उत्तर भी लिखा हुआ है, वो हमारा उत्तर है 1750 में। तो औद्योगिक क्रांति थी वो 1750 में शुरू हुई थी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 27 में। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा एकदम ठीक है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक चूज करना है और उनमें से कोई एक ही ठीक है। नंबर 1 संविधान मंडल को कानून बनाने में मदद करना। नंबर 2 कार्यपालिका को देश के प्रशासन में मदद करना। नंबर 3 न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने में मदद करना। नंबर 4 लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में मदद करना। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो उसका करेक्ट आंसर है नंबर 4 वाला, लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में मदद करना। ये इसका सही आंसर है। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में इनसे काफी हेल्प मिलने वाली है आपकी। और सभी जो क्वेश्चन आप लिखें उनको जो हेडिंग है वो ब्लैक पेन से लिखनी है और जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसको आप ब्लू पेन से लिखें। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामर को आपकी राइटिंग अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रिक्त स्थान। इस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की परिषद को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इस तरीके से हमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो उसको कहते हैं, आंसर में देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की परिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहती है। ये जो डार्क में लिखा है मैंने, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में भारत को डैश राज्य घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर है, संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो मैंने ब्लैक और अंडरलाइन कर रखा है ये इसका लिंक ब्लैंक्स के आंसर है। आपको इस तरीके से ही करना है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही और गलत का, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इनको अच्छे से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें और रिवाइज करते रहें, क्योंकि मैं और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डालने वाला हूं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके का उसमें पैटर्न है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, सही या गलत। उत्तर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे, सही या गलत। उत्तर है गलत। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना विधेयक कानून बन सकता है, सही या गलत। उत्तर है गलत। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना विधेयक कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट है हमारा
42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। सही या गलत? सही। पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। सौर ऊर्जा का लगभग 51% भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 26 नवंबर 2008 किस घटना के लिए जाना जाता है? तो उसका उत्तर है, यह 26/11 की घटना के लिए जाना जाता है। यह मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? यह कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SCSY। यह 1999 में पारित हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए, ये एक नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग। बॉस्टन की चार्ट पार्टी घटना क्या थी? उत्तर है 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाजों पर से चाय को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बॉस्टन की चाय पार्टी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा हमें प्राप्त 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? वर्णन करें। उत्तर, भारत संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमारे 6 मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति क्या थी? उत्तर, 19वीं सदी में अधिकांश महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था। कुछ सामाजिक प्रथाएं जैसे कन्या बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और बहु विवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित थी। कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या भ्रूण कन्या हत्या बहुत ही आम बात थी। इसके साथ साथ महिलाओं का संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। इस तरीके की 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय तो दशा थी, जो उनकी दशा बहुत ही खराब थी। भारतीय समुद्र जलमार्ग की 2 श्रेणियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में देखते हैं। भारतीय समुद्र जलमार्ग की 2 श्रेणियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 तटीय नौवहन, देश के तट पर स्थित बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल परिवहन तटीय जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। नेविगेशन कंपनियों 1000 जहाजों से 12 मुख्य बंदरगाहों और 89 छोटे और मध्य वर्ग के बंदरगाहों के मध्य से तटीय जल मार्ग द्वारा माल के लगभग 7 लाख टन माल को ढोने में व्यस्त है। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय नौवहन। भारत के नौवहन की दक्षता का अधिकांश भाग अंतरराष्ट्रीय नौवहन में है। म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान से पूर्व तट के बंदरगाहों के माध्यम से और पश्चिमी तट के बंदरगाहों के संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के लिए निर्यात और आयात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भारत के दिए गए रेखा चित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाएं और उनके नाम लिखें। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तापी नदी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चाय का अग्रणी उत्पादन क्षेत्र, ये सभी को हमें नक्शे में पढ़ना है। एग्जाम में आपको नक्शा दिया जाएगा इस तरीके से, देखिए ये इसको इसमें इस तरीके से भरा गया है, तो आपको उस तरीके से इसमें इंक्लूड करना है। देखिए नंबर 1 पे जो इसका आंसर दिया गया है अरावली पर्वत श्रृंखला नंबर 1 पे है। देखिए जो ऊपर की साइड में है
ये दिखाया गया। जैसे कि देखिए नंबर 2 पे ताप्ती नदी, इसको बी मार्क से हमने को चिन्हित किया है। देखिए बी से किया हमने, हाईलाइटेड किया है। नंबर सी पे आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हमने सी इसको मार्क किया है। देखिए कहां पर है ये रहा, इस तरफ उत्तर प्रदेश में है आई थिंक। और नेक्स्ट आता है हमारा चाय का अग्रणी उत्पादन क्षेत्र, डी से किया गया। इसका हम इधर देखते हैं असम साइड में है। इस तरीके से आपको नक्शे में इसको फिल करना होगा। आपके एग्जाम में मैप जरूर आता है और आपको भरना भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के दिए गए रेखा चित्र में 4 वन्य जीवन अभयारण्यों को ए, बी, सी तथा डी से दर्शाया गया है। इन्हें पहचानिए तथा इनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि देखिए नीचे दिखाया गया है ए, बी, सी और डी, इनके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर आता है दाचीग्राम, नंबर 2 पे आता है रणथंबोर, नंबर 3 पे आता है दुबदा, नंबर 4 पे आता है तंदुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वार्षिक वर्षा की मात्रा में से भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए क्या उपयुक्त है? नंबर ए 75 सेंटीमीटर से कम, 75 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 150 सेंटीमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका बी 75 से 100 सेंटीमीटर। संविधान का 74वां संशोधन निम्न में से कौन से वर्ष में पारित किया गया? तो 1990 में ये ए है, बी पॉइंट हमारा 1991, सी है 1992 और डी है हमारा 1994। तो इसमें सही आंसर हमारा सी 1992। निम्न में से कौन पर्यावरण का अजैविक पदार्थ है? नंबर ए मिट्टी, बी पौधे, सी मानव, डी जंतु। तो इसमें सही उत्तर है हमारा ए मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? नंबर ए विद्रोह, नंबर बी आतंकवाद, नंबर सी नक्सलवाद, नंबर डी प्रदर्शन। उसका सही उत्तर है डी प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारजी आंदोलन के 2 नेताओं के नाम बताइए। तो इसका सरायतुल्लाह खान और दादू मियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों लोकप्रिय है? 2 कारण दीजिए। उत्तर है इसका सड़क परिवहन पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय है। नंबर 1 पर्वतीय क्षेत्रों में रेल का निर्माण अधिक न होने के कारण। नंबर 2 तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल आदि पर किसी भी वाहन द्वारा पहुंचाने का शीघ्र साधन। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में विधायकों के दोनों प्रकार के नाम प्रत्येक का उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर विधायकों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 विधानसभा और विधान परिषद। नंबर 2 विधानसभा और विधान परिषद के उदाहरण क्रमशः सिक्किम और उत्तर प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय आय और प्रति व्यक्ति आय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय जीडीआई राष्ट्रीय आय तथा देश के अर्थव्यवस्था के उत्पादन को मापने के कारक हैं। यह दिए गए वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर एक विशेष अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल मूल्य है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय एक देश के लोगों द्वारा श्रम और पूंजी निवेश सहित प्राप्त आय है। यह एक दी गई अवधि के दौरान एक राष्ट्र श्रम और लाभ, ब्याज, किराए और पेंशन भुगतान की सभी आय का कुल योग एक वर्ष में है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है बताइए जरा। तो इसको हम देखते हैं। कुल राष्ट्रीय आय को
कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए, विभाजित कर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। यह वह आय है जो वार्षिक राष्ट्रीय आय समान रूप से सबके बीच विभाजित करके प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीय युगीन मेसोपोटामिया सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदियों के बीच की जमीन। यह तजला और फरात नदियों के बीच स्थित थी और आधुनिक नाम इराक है। इन नदियों में अक्सर बाढ़ आया जाया करती थी। इस प्रक्रिया में अनेक किनारे पर ढेर सारी मिट्टी इस प्रक्रिया में उनके किनारों पर ढेर सारी मिट्टी और गाद जमा हो जाती थी। यह किनारे के पास की जमीन तो बहुत उर्वर बन जाती थी। इसमें मेसोपोटामिया निवासियों के सामने दो चुनौतियां पेश की, बाढ़ को काबू में करना और खेती के लिए जमीन की सिंचाई करना। सबसे उपज बढ़ी, इससे उपज बढ़ी। कृषि उत्पादन में इजाफे से लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर और बढ़ई जैसे अनेक दस्तकार सामने आए। वे अपनी बनाई चीजें बेचते और बदले में अपनी रोजाना की जरूरतों की चीजें लेते। वे भारत जैसे सुदूर क्षेत्र के साथ जमीन और समुद्री दोनों तरह से नियत व्यापार करते थे, जो नियमित रेगुलर व्यापार करते थे। परिवहन और संचार के लिए ठेलों, चौपहिया गाड़ियों, नौकाओं और तोतों का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने लिखने की कला भी विकसित कर ली थी। उस समय की लिपि संकेत चिन्हों या चित्रों का समूह थी। बाद में वे फान जैसे लकीर खींचते थे। यह लिपि कीलाक्षर कहलाती है। हम लोग बोलते हैं कीलाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर किस प्रकार कब्जा किया गया था, स्पष्ट कीजिए। 19वीं शताब्दी के भारत के नक्शे को देखो। आप कई बड़े तथा छोटे स्वतंत्र राज्यों को देखेंगे। इन राज्यों में अपने स्वयं के शासक, अर्थव्यवस्था, भाषा और संस्कृति थी। इन राज्यों में लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध होते रहते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे यूरोपीय शक्तियों के विशेष रूप से ब्रिटिश के लिए एक आसान शिकार बन गए। वह प्लासी 1757 ईस्वी और बक्सर 1764 ईसा की लड़ाई थी, जहां अंग्रेजों को भारतीयों में शासन स्थापित करने की सफलता प्राप्त हुई थी। इन इकाइयों के माध्यम से ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता के एक लंबे युग की शुरुआत हुई। प्लासी की लड़ाई बंगाल में अंग्रेजों ने जीती थी। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और बदले में एक विशाल राशि तथा 24 परगना से के क्षेत्र प्राप्त किए। लेकिन मिर्जाफर उन्हें और अधिक भुगतान करने की समक्ष नहीं थे। इससे परिणाम स्वरूप मीर कासिम, जो एक मजबूत शासक था, उसे नवाब बना दिया। मीर कासिम अधिक पैसे या नियंत्रण के लिए अंग्रेजों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, अतः उसे हटा दिया गया और मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराज उद दूला और मुगल शासक आलम द्वितीय के साथ
मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक जगह पर लड़ाई लड़ी। उसकी हार निर्णायक रही। यद्यपि अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, फिर भी संपूर्ण भारत के ब्रिटिश शासन स्थापित करना एक सरल काम नहीं था। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय शक्तियों के अंग्रेजों के समीप या सीमा विस्तार के प्रयास का विरोध करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। प्राचीन काल में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मूल व्यवसाय पर आधारित थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उच्च जाति के द्वारा धार्मिक ग्रंथों की व्यवस्था या व्याख्या और निम्न जाति की धार्मिक ग्रंथों से दूरी के कारण कई अंधविश्वासीय प्रथाओं का प्रचलन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उज्ज्वलित उच्च जाति के हाथों में सत्ता आ गई और निम्न जाति के शोषण की शुरुआत आ गई थी। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर आधारित था। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था। जो लोग ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ के काम में लगे हुए थे, उन्हें ब्राह्मण के रूप में वर्गीकृत किया गया। जिनका व्यवसाय कृषि तथा व्यापार था, वे वैश्य के रूप में जाने जाते थे। और जो ऊपरी तीनों वर्गों की सेवाएं कार्य से लगे थे, वे शुद्ध कहे जाते थे। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश शासन के विद्रोह हुए। लोकप्रिय जन प्रतिरोधों आंदोलन की प्रवृत्ति की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। अपना विरोध प्रकट करने के लिए विद्रोहियों द्वारा दमनकारी के प्रतिरोध में हिंसा और लूटपाट जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। निम्न और शोषित वर्ग प्राय अपने शासकों पर आक्रमण करते थे। अंग्रेजों और जमींदार अथवा लगान एकत्र करने वाले अधिकार, धनी व्यक्ति के समूह और व्यक्ति संथाल विद्रोह में बहुत बड़े स्तर पर हिंसा देखने को आई, जहां सूदखोरों के वही खाते और सरकारी बहाने को दिला दिया गया और शोषकों को दंड दिया गया। इसने किसानों और जनजातियों में इतना असंतोष भर दिया कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना क्रोध प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। इन लोकप्रिय विद्रोही आंदोलनों का उद्देश्य था पुरानी संरचना और संबंधों का पुनर्स्थापन करना, जिन्हें अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के पास अनौपचारिक और उपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध आवाज उठाने के पहले निजी कारण थे। उदाहरणतः तदच्चय जमींदार और शासक अपनी जमीन और संपदाएं पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार समूह ने इसलिए विद्रोह किया कि वे नहीं चाहते थे कि व्यापार और सूदखोर उन्हें जीवन में हस्तक्षेप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संप्रदायवाद का उदय हुआ तथा यह देश के विभिन्न राजनीति कराने में सफल हुआ या रहा। इस कथन की पुष्टि कीजिए या इस कथन को समझाइए। उत्तर, भारत में सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरतावाद ने एक खतरनाक और भयंकर रूप
ले लिया है। यह हमारे बहु धार्मिक समाज में या समाज से यह हर अवास्तविक में या अवास्तविक के ढांचे को तोड़ रहे हैं। संप्रदायवाद भारत की राष्ट्रीय एकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पश्चिमी घाट हमारे देश का महत्वपूर्ण भाग क्यों माना जाते हैं? तो 4 कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मध्य उच्च भूमि से दक्कन पठार एक भ्रंश से अलग है। चट्टानों के एक अस्तभंग जो चट्टानों के साथ अपेक्षाकृत प्रतिस्थापन। दक्कन पठार की या दक्कन पठार में काली मिट्टी क्षेत्र दक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है। यह मिट्टी कपास और गन्ना की खेती के लिए अच्छी है। मोटे तौर पर दक्कन पठार में 2 भाग विभाजित किए गए हैं। नंबर 1 पश्चिमी घाट और नंबर 6 यानी सेकंड है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं हम लोग। यदि आप मानचित्र देखें तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह पश्चिमी तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी घाट की औसत लंबाई 1000 मीटर है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध चोटियां जोधा बेहा, अनाई मुदी और माकुर्ती आदि है। पश्चिमी घाट निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर अनायमदी। नंबर 2 पश्चिमी घाट निरंतर है और पाल घाट, खाल घाट, घोर घाट दर्रे के मध्य से पार किया जा सकता है। नंबर 3 गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों का प्रयोग पूर्व की ओर है। उसका प्रवाह है, नदियों का जो प्रवाह पूर्व की ओर है। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। 3 गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर है, जबकि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। नंबर 4 यह नदी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले जलप्रपात और तप्रिका बनाती है। प्रसिद्ध जल प्रपात साबरमती नदी पर जोग प्रपात और कावेरी पर शिव समुद्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शीत ऋतु की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, नंबर 1 शीत ऋतु की अवधि दिसंबर से फरवरी तक होती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटते जाते हैं। नंबर 2 दिसंबर तथा जनवरी सबसे अधिक ठंडे वाले महीने होते हैं और उत्तर भारत में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दक्षिण भारत में 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में प्राय पाला पड़ता है। इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभों से हल्की बारिश हो जाती है। नंबर 3 हिमालय के उच्च ढलानों पर हिमपात होता है। सर्दियों में मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें चलती हैं। वे भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। नंबर 4 तमिलनाडु तट पर नंबर 4 देखते हैं। तमिलनाडु तट पर सर्दियों में इन हवाओं के कारण वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का एक भाग बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए नीमो ग्रहण कर लेता है।
गुजरते हुए नमी ग्रहण कर लेता है, इसलिए तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है, जबकि देश का शेष भाग शुष्क रहता है। देश के ऊपरी भाग में साफ आसमान, कम तापमान और कम नमी होती है। रबी की फसलों के लिए शीत ऋतु में हल्की बरसात बहुत उपयोगी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैव विविधता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? चार कारण स्पष्ट कीजिए, बताइए। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। इसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। विभिन्न प्रकार के जीव क्षेत्र में पाए जाते हैं या पाए जाने वाले भौतिक वातावरण में रहते हैं। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में अन्वयशील और अंतसंभवित है। किसी भी क्षेत्र में वनस्पति की प्रस्तुति जानवरों के जीवन पर निर्धारित करती है। जब एक जगह की वनस्पति में बदलाव लाया जाता है तो जानवर के भी जीवन में बदलाव आता है और साथ ही यह मानव जाति का उसको प्रभावित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी घटक को या घटक के नुकसान पर प्रतिकूल परिस्थिति की तंत्र के अन्य घटकों को प्रभावित करता है या करती है। हम परिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। पेड़ काटने और जानवर को मारने के कारण मनुष्य पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। पारिस्थितिकी तंत्र में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अत्यंत मूल्यवान है। यह निम्नलिखित है, किस तरीके से वो इंपोर्टेंट है। भोजन, पानी उपलब्ध कराना, जलवायु और रोग के कारण उदाहरण के लिए लोगों को सर्दियों में सर्दी और खांसी से और मानसून में पेट में संक्रमण की पीड़ा होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जनसंख्या के मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण के गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है। यह सीधे जनसंख्या नियंत्रण पर जोर नहीं देता। इसमें कहा गया है कि भारतीय और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन के गुणात्मक सुधार करना, उनके कल्याण में वृद्धि करना, समाज में लोगों को जो अवसर विकल्प प्रदान कर उन्हें उत्पादकारी परिस्थितियों या परिसंपत्तियों के रूप में विकसित करना है। जनसंख्या स्थिर करना है। विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तत्कालीन उद्देश्य गर्भ निरोधक स्वास्थ्य देश भर में बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अपूर्ण जरूरतों को पूरा करना, इसके साथ ही साथ प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना। मध्यकालीन उद्देश्य कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रति स्थापन दर तक लाना है। इसके लिए निरंतर क्षेत्रीय प्रचालन रणनीतियों की जोरदार कार्यान्वयन नीति है। 2045 तक सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या 2045 तक सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कुल जनसंख्या लगभग
50% भाग महिलाओं, फिर भी उन्हें देखभाल का सामना करना पड़ता है और निम्न समझा जाता है। तर्क के अनुसार यह मानव धन के रूप में अपनी बुनियादी के रूप में अपनी आबादी के आधे और योगदान को राष्ट्र से वंचित किया है। जो भी विकसित विश्व में देख और अनुभव किया जाता है यह उसके विरुद्ध है। हमारे देश में महिलाओं की भूमिका खाना पकाने से परिवार की देखभाल करना उनके लिए सीमित कर दिया गया है। समाज उनके प्रति हर प्रकार के देखभाल, व्यवहार और अपराध के लिए मूक दर्शक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य संप्रभुता के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा। यह भारत को एक संप्रभु होने का अर्थ यह है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सर्वोच्च सत्ता उसके पास है, अर्थात भारत आंतरिक तौर पर सर्वशक्तिमान है तथा बाह्य दृष्टि से पूरी तरह स्वतंत्र है। यह बिना किसी हस्तक्षेप अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही देश के अंदर भी कोई इसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। संप्रभुता की यह विशेषता हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में एक राष्ट्र की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने का गौरव प्रदान करती है। यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि यह संप्रभुता कहाँ निहित है, किंतु प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं कहना यह इंगित करता है कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। स्पष्ट है कि सर्वधनिक या संवैधानिक पदाधिकारी एवं सरकार के सभी अंग लोगों से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है उपाधियों का उन्मूलन। ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली कर या राय बहादुर जैसी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि यह सब कृत्रिम अंतर पैदा करते थे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की उत्तम सेवा करने वालों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिकों और सैन्य पुरस्कार दिए जाते थे। इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उनके किसी अनुभाग को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और संचालन का, अपने धर्म निरपेक्ष कार्यों का प्रबंधन करने का, चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसी का थर्ड पॉइंट देखते हैं। किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी विशिष्ट धर्म और धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या संचालन पर व्यय करने के लिए विशेष तौर पर उपयोग किया जाए। नंबर 4 पॉइंट देखते हैं इसका। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा शोषित या राज्य निधि
से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश के या प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा और इसमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार में न रखते हुए राज्य की नीतियों की दिशाएं निर्देशों की भांति क्यों रखा गया है? उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर क्या है। नीति निर्देशक तत्वों को, उत्तर है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मूल अधिकारों का भी यही उद्देश्य है, परंतु दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। इसमें प्रथम देखिए क्या है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करा सकते। इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है। मूल अधिकार के पीछे न्यायालय की शक्ति है। नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए मना नहीं किया जा सकता। वे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। द्वितीय यह सिद्धांत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं। इस तरह की नीतियां लोक कल्याणकारी राज्यों को केवल कुछ निर्देशन मात्र देते हैं। इस तरह की नीतियां लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में है। मूल अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित किए गए हैं तथा राज्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाध्य है। तीसरा, संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के बाद स्थान दिया गया है। इसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का महत्व निर्देशक सिद्धांत से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संसद के विविध कार्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर वित्तीय कार्य। भारत की संसद को महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। यह सरकारी धन के संरक्षण, यह संघीय सरकार के पूरे कोष पर नियंत्रण रखती है। प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक शासन चलाने के लिए यह समय समय पर सरकार के लिए धनराशि एकत्रित करती है। संसद सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों को पारित कंद अर्थात संसद सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांग को पारित कर अथवा अस्वीकार कर सकती है। संसद के स्वीकृति के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई खर्च किया जा सकता है। यद्यपि राज्यसभा की कुछ सीमाएं, कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके पास धन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं होती है। यह धन विधेयक पर केवल सिफारिश कर सकती है। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश के साथ नहीं लौटी तो इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। वार्षिक बजट लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इस पर केवल खर्च कर सकती है और इसको कानून बनाने से नहीं रोक सकती है। विविध कार्य। संसद एक विशेष बहुमत से राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकने की शक्ति रखती है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। इसके पास संविधान संशोधन की शक्ति है। संविधान में कुछ भागों को केवल साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कुछ अन्य भागों में संशोधन हेतु 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के कुछ अन्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्यों की विधायकों या विधान सभाओं की स्वीकृति से ही
संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी राज्य की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में दबाव समूह की भूमिका पर परख कीजिए या उसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर है, दबाव गुट लोकतांत्रिक राजनीति की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा, वाद विवाद पर जनमत तैयार करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में वे लोगों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका दबाव समूह लोक नीति में बदलाव कर शक्ति के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। वे कुछ विशिष्ट कार्य में भी सहायता करते हैं। दबाव गुट अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो तरीके तकनीकी अपनाते हैं वे इस प्रकार हैं: अपील, याचिका, प्रदर्शन, घेराव, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक व्यक्तियों और अधिकारियों को अपने पक्ष में रखना तथा जुलूस निकालना। वे मीडिया के माध्यम से पर्चे बंटवाकर, प्रेस वक्तव्य देकर, चर्चा परिचर्चा, पोस्टर तथा नारों के द्वारा अपनी बातों को रखते हैं। वे सत्याग्रह कर सकते हैं जो कि एक अहिंसक रास्ता है, लेकिन कई बार दबाव समूह हड़ताल पर निर्णय लेने वालों पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, करते हैं। वे बहिष्कार भी करते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि वकील ने अपनी बात मनवाने के लिए कोर्ट न्यायालयों का या अध्यापक ने कक्षा का बहिष्कार किया। दबाव गुट इन गतिविधियों में सरकार की नीतियों को प्रभावित करते या करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राष्ट्रीय अखंडता के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर, राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। वहां के लोग के सामान्य इतिहास, समाज, संस्कृति और मूल्य पर आधारित एकत्र की भावना होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लाती है। समान अर्थ में इसी भावना को राष्ट्रीय समाकलन कहते हैं। राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। इसका अर्थ है कि यदि नागरिक विभिन्न समुदायों के हैं, उनकी जातियां भिन्न भिन्न हैं, उनके धर्म और उनकी संस्कृति अलग अलग है, वे अलग अलग क्षेत्र से रहते हैं तथा भिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वे सभी तहे दिल से स्वीकार करते हैं कि वे एक है। इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह जानते हैं कि भारत महाविविधताओं वाला देश है, जहां विभिन्न प्रजातियां, समुदाय तथा जातियों के लोग रहते हैं। वे भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास रखते हैं तथा उनका आचरण करते हैं। उनकी जीवन शैली में भी काफी विविधता है, किंतु इस व्यापक विविधताओं के बावजूद वे सभी भारतीय हैं तथा वैसा ही अनुभव करते हैं। उनकी अनेक धार्मिक पहचान हो सकती है, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी। उनकी पहचान पंजाबी, तमिल, मलयाली, बंगाली, मणिपुरी के रूप में अथवा दक्षिण या उत्तर पूर्वी भारतीय के रूप में हो सकती है, किंतु उनकी राष्ट्रीय पहचान सर्वोपरि है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। ये देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जैसे जो रखा क्वेश्चन नंबर हमारा 26, मध्यकालीन यूरोप
कि एक सामंती जमींदार गढ़ी की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। तो उनकी उनकी जीवन शैली क्या होती है, तो उसको देखिए किस तरीके से हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन करें। देखिए सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, किस तरीके से पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंटों के आधार पर इन क्वेश्चनों को हमने इसमें सॉल्व किया गया है। और इन सभी को अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं और रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 27 में है, औद्योगिक क्रांति द्वारा मजदूरों के जीवन में लाए गए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। देखिए ये क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स वाले हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 28, भारत में चुनाव के दौरान होने वाले मतदान प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि भारत में किस तरीके से चुनाव होते हैं, उनकी प्रक्रिया किस तरीके की रहती है। तो हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत तथा नगर निकाय के लिए प्रतिनिधित्व के निर्वाचन के लिए चुनाव होते हैं। आपने भी ऐसे चुनावों में भाग लिया होगा। चुनाव उम्मीदवारों के बीच होने वाली एक प्रतियोगिता है जिसके द्वारा वे निकाय और प्रतिनिधित्व संस्थाओं में सार्वजनिक पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विधानमंडल और स्थानीय शासन की निकायों के चुनाव समय समय पर निश्चित अवधि के बाद होते हैं। पूरे देश, राज्य और स्थानीय निकायों को कोई चुनाव क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवार अन्य की तुलना में अधिक मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचन घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र एक प्रादेशिक क्षेत्र होता है जिसका संसद, राज्य विधान सभा अथवा स्थानीय निकायों के लिए भारत में अलग अलग ढंग से परिसीमन होता है। प्रत्येक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। देखिए किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन कीजिए। देखिए इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुए। इस तरीके के क्वेश्चन हमें अच्छे से कर लेने चाहिए। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे सभी क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं अपने स्टूडेंट से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी क्वेश्चनों को अपनी सुंदर राइटिंग में लिखें, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, जिससे कि एग्जामर को आपकी राइटिंग समझ में आ सके। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।